Welcome, student. I am a Dr. Kumud Rai, Sant तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। आइए इस जूलॉजी ऑनलाइन बीएससी क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम सेल बायोलॉजी का अपना पहला टॉपिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। ऐसे आप लोग तो पहले से जानते ही होंगे। एक टिपिकल एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में आज मैं इसमें डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन उससे पहले हम सेल्स के बारे में थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी बिना किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी सेल ही है। अदरवाइज वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एनीथिंग। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी अपने इसके बारे में सेल को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड जिस थ्योरी को हम मानते हैं वो दो महान साइंटिस्ट स्लाइडेन और स्वान ने, जो बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने 1838 और 1839 में एनिमल्स और प्लांट्स के लिए एक थ्योरी दिया जिसको सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सेल एक लिविंग थिंग्स है जिसमें हमारा सेल यूनिट है, जिसमें हमारा लिविंग बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है और इसके सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इस तरह आइए हम टिपिकली एनिमल सेल के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और भी सेल के बारे में जान ले रहे हैं। सेल जो है बहुत तरह से डिवाइड कर सकते हैं। बहुत तरह के प्रकार है सेल्स के, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। प्रो एंड यू। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। Karyons means nucleus, means जिसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। तो ये हमारे बैक्टीरियल सेल और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। यू मीन्स होता है ट्रू। कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स वैसा न्यूक्लियस जिसके पास, वैसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, उसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। तो ये सब तो छोटे छोटे चीज़ हैं जो आप लोगों को समझना है। ये हम आपको एक बार फिर से टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बता दे रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्योंकि प्रो और यू के बारे में आप जानेंगे तभी जानेंगे कि इसको हम क्यों प्रोकैरियोटिक और क्यों यूकैरियोटिक कहते हैं। क्योंकि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और जेनेटिक एक्टिविटीज़ के लिए कोई सेल ऑर्गेनेल्स या कोई मास्टरमाइंड नहीं है। यहाँ पे प्रो मीन्स प्रिमिटिव हुआ, कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इसके पास न्यूक्लियस की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। और ये सिंपली क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए, जो हमारे बैक्टीरिया, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब में पाया जाता है। और सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाद में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। दूसरा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस हम उसको कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होता है। जब मैं इसमें अभी टिपिकल सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी तो इसमें न्यूक्लियस के चारों पार्ट्स के बारे में बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रू न्यूक्लियस क्या है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रू न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ डीएनए के साथ
एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बाइंड करता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन या बेसिक प्रोटीन। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान देना है कि सारी सेल ऑर्गेनेल्स, जब मैं सेल और कोशिकाओं के अंगों के बारे में आपको अलग अलग चैप्टर में डिस्क्राइब करूँगी तो आपको बताते जाऊंगी। तो यानी ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। सो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल आता है। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए, इसके अलावा बहुत तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं आपका वायरस का सेल, प्लांट्स का सेल, एनिमल्स का सेल, तो वो सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्राइब करेंगे। आज यहाँ जो हम आपको एक टिपिकल एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ये आप पहले ध्यान दीजिए। किसी भी एनिमल सेल में, ये टिपिकल हम इसलिए कहते हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो हर सारे एनिमल सेल्स में पाया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ड टिपिकली एनिमल सेल के बारे में कहते हैं और इसके बारे में बताते हैं। किसी भी टिपिकल एनिमल सेल्स में 3 चीज़ों का होना, यानी टिपिकल एनिमल सेल्स कंसिस्ट 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस एंड थर्ड साइटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्क्राइब अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी सेल में, अलग से यहाँ बता रहे, कोई भी मान लीजिए एक सेल है, किसी भी सेल का जो बाहरी कवरिंग होता है, आउटर मेम्ब्रेन ही, जो उसका मेम्ब्रेन जो उसको सराउंड करता है, क्या सराउंड करता है? न्यूक्लियस और उसके साइटोप्लाज्म को। तो इसी आउटर कवरिंग ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि आपके नेक्स्ट टॉपिक में जो आपका सिलेबस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके केमिकल कंपोजिशन। तो अभी हम शॉर्टली क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे, जो किसी भी टिपिकल एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the outermost covering of the cell. It is made up of bilayer membranes, means the two layer of protein sandwich the lipid bilayer membrane. It is the structure of plasma membrane. It is the protein layer and it is the lipid bilayer membrane. Means प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो 2 लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन का एक सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे आप लोग 2 ब्रेड के बीच में फ्रूट और वेजिटेबल का स्पेस बनाते हो, सेम वैसे ही। साथ ही साथ ये क्या है? इट इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव and allow the existence and entrance of materials, ions and substances. तो ये हुआ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका फंक्शन नॉर्मली हम यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन भी जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो जैसा डिफाइन करोगे वही उसका फर्स्ट फंक्शन होगा, क्योंकि आप जान ही रहे हो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी अगर उसमें स्ट्रक्चर है तो उसका खुद का अपना फंक्शंस भी होना चाहिए, नहीं तो फिर वो नॉन लिविंग हो जाएगा। तो जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपके बारे में हमने बताया कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, 2 लेयर्स का बना है, सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिव है, तो उसी तरह का उसका फंक्शन भी होगा। यानी फर्स्ट इट सपोर्ट द सेल स्ट्रक्चर, यानी इट प्रोवाइड द डिफिनिट शेप ऑफ सेल, एनी सेल, किसी भी कोशिका को जो एक डिफिनिट स्ट्रक्चर देता है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड बायोमेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। साथ ही साथ इट फॉर द सेमी परमिएबिलिटी इट प्रोवाइड एंट्रेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ
molecules, ion and substances. So it is the main function of plasma membrane. Now nucleus. I am described previously nucleus, two type of nucleus, या प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल और यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स. तो मैंने जब यूकैरियोटिक सेल्स में आपको बताया तो मैंने बताया कि ट्रू न्यूक्लियस है. यू मीन्स ट्रू और कैरियंस मीन्स न्यूक्लियर. तो ट्रू न्यूक्लियस होने के कारण किसी भी एनिमल्स में जो हम टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हैं वो ट्रू न्यूक्लियस है. तो ये हमने यहाँ पे क्या बनाया है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया है. ये पार्ट क्या है, न्यूक्लियस. तो ट्रू न्यूक्लियस का आपका 4 डिस्टिंक्ट, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था. आगे आप अलग से भी पढ़ेंगे जब सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. तो किसी भी ट्रू न्यूक्लियस के लिए आपका 4 पार्ट्स जरूरी है. वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आफ्टर दैट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड फोर्थ क्रोमेटिन नेटवर्क. So it consists of the four part. So it is called true nucleus and it is the membrane bounded organism. It is the master of the cell. It present in central, somewhat eccentric, in some cell. साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि न्यूक्लियस जो है क्या है, उसका शेप सर्कुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, रिबन लाइक भी हो सकता है. जैसा सेल होगा उस तरह हमारा अलग अलग शेप इसका न्यूक्लियस का होगा. तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट में हमारा सबसे पहले क्या आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो जस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउट, हम यहाँ आप लोगों को अलग से न्यूक्लियर क्या स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखा रहे हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज द डबल मेम्ब्रेन and the space between that is called perinuclear space. Perinuclear space. After that nucleolus, it is the nucleolus and chromatin network. During the time of cell division it is short and thick and form a structure called chromosomes. After that another structure या space, translucent transparent fluid, it contain matrix called nucleoplasm, just like cytoplasm. Nucleoplasm means protoplasm. दो तरह से होता है. एक outside the nucleus is called cytoplasm and inside the nucleus is called nucleoplasm. तो अब आप देख लीजिए इस प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी कहते हैं. डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है. स्पेस जो इसके बीच में है इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. और ये कुछ जगहों पे ये एक पोर बनाता है या स्पेस होता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. इस न्यूक्लियर पोर में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. तो न्यूक्लियोप्लाज्म जस्ट लाइक plasma membrane, this is also made up of lipid bilayer and protein, and just like in plasma membrane it is also allowed the entrance of materials, substance, ions, hormones, enzymes into the nucleus and cytoplasm. means cytoplasm और nucleus के बीच में जो आपका आदान प्रदान होता है वो इसी न्यूक्लियर पोर और इसके मेम्ब्रेन के द्वारा होता है. अब उसके बारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या है. न्यूक्लियस में
आपका ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। ये आरएनए प्रोसेसिंग साथ ही साथ राइबोसोम के निर्माण में अलग अलग अपना महत्व रखता है। और एक जगह ये आपका किसी फिक्स जगह ये कहीं किसी क्रोमेटिन नेटवर्क से लगता है, इस जगह को हम कहते हैं एनओआर रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। और ये रीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं सेंट्रिक्स क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उसको हम एनओआर रीजन से ही पहचानते हैं। तो ये भी आपको बहुत ध्यान से रखना है। यानी न्यूक्लियोलस का क्या काम है? न्यूक्लियोलस हैज सस्पेंडेड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ RNA, different type of RNA and ribosomes। तो यहाँ से ये राइबोसोम्स बाहर निकल के न्यूक्लियर पोर से होके यहाँ पे आप जैसे कि हम बता रहे हैं, ये राइबोसोम जो है यहाँ से निकल के इस न्यूक्लियर पोर से होते हुए इस साइटोप्लाज्म में आ रहा है। यहाँ मैंने राइबोसोम्स बनाया है, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल से मान लीजिए राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम हमारा क्या है? ये ब्लैक जो मैंने दिखाया है ये राइबोसोम्स है। तो वो छोटे छोटे राइबोसोम्स वहाँ से निकल के हमारे अंदर साइटोप्लाज्म में आके वो अरेंज होते हैं, अदरवाइज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यार मेम्ब्रेन ऑफ यार। आफ्टर दैट क्रोमेटिन नेटवर्क, फोर्थ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क यानी क्रोमेटिक नेटवर्क आर स्कैटर्ड इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। It is a net-like structure, beaded form, and when in the time of cell division, कोशिका के विभाजन के समय क्या होता है कि ये एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है जो पूरी कोशिका में फैला रहता है। कोशिका नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियस का जो द्रव्य है, केंद्रिका। न्यूक्लियस को हम हिंदी में केंद्र भी कहते हैं। तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के समय शॉर्ट एंड थिक होके, उसका भी प्रोसेस है कैसे शॉर्ट और थिक होता है, और उसके बाद वो आपका एक फॉर्मेशन करता है खास स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ए वैक्यूल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल का एक गाड़ी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को। तो जैसे हम इसलिए हम लोग कहते हैं इसको वैक्यूल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आफ्टर दैट न्यूक्लियो जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस या मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज इसमें बहुत सारे आप देख ही रहे हैं कि क्रोमेटिन नेटवर्क का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस सब इसी में सस्पेंडेड होता है। और इसी में हमारा क्या होता है? बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, स्टोन प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो फिर ये आपको जब न्यूक्लियस का चैप्टर आएगा तो मैं उस न्यूक्लियस में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एनिमल्स क्या है? यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस में क्या है? 4 डिस्टिंक्ट पार्ट है। वो क्या है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये आप न्यूक्लियस के बारे में जान गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म देखिए मैं आपको अलग से डिस्क्राइब कराती हूँ कि साइटोप्लाज्म क्या है। उसको मैं फिर से थोड़ा आपको बता रही हूँ। देखिए अगर हम एक सेल बताते हैं, ये हमने सेल प्लाज्मा का भी बता दिया। अब उसके अंदर हमने आपको क्या बता दिया? न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, इसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अब द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी हमारा लिक्विड या मैट्रिक्स भरा है यही क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइटोप्लाज्म में हमारे सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म को हम अगर डिस्क्राइब करेंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्म में हमारे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है
तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडो मीन्स अंदर का, मेम्ब्रेनल्स मीन्स मेम्ब्रेन, और सिस्टम मीन्स, तो इंडो मतलब अंदर का मेम्ब्रेनल सिस्टम, जिसमें हमारे 3 डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। फर्स्ट ईआर, आफ्टर दैट गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियर इन्वॉल्व। मीन्स यहाँ पे आप देखिए, तो ये आपका इंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम में हमारा क्या आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास से ही हमारा क्या होता है, ईआर का मेम्ब्रेन निकलता है, ईआर निकलता है, और गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहले ईआर, तो नहीं, अभी आप और भी देख लीजिए। इंडोमेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म कंसिस्ट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आफ्टर दैट मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी वैसे सेल ऑर्गेनेल्स जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है या मेम्ब्रेन है, जैसे हमारा हो गया लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। Some non-membranous structure also present in the cytoplasm, but it is very important because ribosome is the factory of protein, यानी प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसकी फैक्ट्री जो है वो हम राइबोसोम को कहते हैं, और हम बाहर से जो भी हैं, जो भी दिखते हैं, वो हम प्रोटीन हैं, क्योंकि इंटरनल मेकअप ऑफ द सेल इज कॉल्ड जीन एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन का फैक्टर जो भी है, हमारे बाल काले हैं, हम गोरे हैं, हमारी आइज की जो कलर है, ये सब प्रोटीन का ही देन है, जैसा प्रोटीन मेड हो रहा है। तो ये प्रोटीन का फैक्ट्री है जिसको राइबोसोम कहते हैं। ये मेम्ब्रेन, ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपका, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, जिसको हम कहेंगे जैमोनोजोल ग्रैन्यूल्स, ये प्री एक्टिव आपका एक ग्रैन्यूल्स है जो इनएक्टिव स्टेज में होता है, और किसी कारण ये एक्टिव होता है तब ये अपने प्रोसेस को करता है। और सम एनागैस्टिक सब्सटेंस मीन्स अनवांटेड सब्सटेंस सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम कहते हैं एनागैस्टिक सब्सटेंस। साथ ही साथ ये भी जानिए कि इस साइटोप्लाज्म में हमारा साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल्स एंड साइटोस्केलेटन भी होता है। इस साइटोप्लाज्म फाइब्रिल्स और साइटोस्केलेटन क्या देता है, ये पूरा कोशिका द्रव में पूरा एक नेट की तरह छोटे छोटे फाइब्रिल्स, थिक फिलामेंट्स की तरह होता है, जो आप जैसे हम कहेंगे थिन और थिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ये सारे ऑर्गेनेल्स को अटैच करते हैं, जिसको हम माइक्रो ट्यूबिकुलर लैटिक्स कहते हैं। मीन्स कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स है, मान लीजिए हमारा गोल्जी बॉडी ही है, यानी ये गोल्जी बॉडी जो इस साइटोप्लाज्म में अरेंज है, तो एक ये इंटरमीडिएट फिलामेंट तो एक चटाई की तरह इंटरकनेक्टेड, तो ये हमारा क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, किसमें, उस साइटोप्लाज्म में रहने के लिए उसको सपोर्ट करता है। तो आइए हम बारी बारी से जानते हैं साइटोप्लाज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में। वो इंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम हो या मेम्ब्रेन या नॉन मेम्ब्रेनल सिस्टम हो, सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले इंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम में हम जान रहे हैं ईआर। ईआर क्या है, व्हाट इज ईआर? क्योंकि मैं यहाँ पे इसको रेड कलर से करती हूँ ताकि आपको समझे, क्योंकि ये पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ईआर देखिए हैं आप लोग, मैंने फिगर पहले से ही दिखाया, अभी मैं इसको पूरा डिस्क्राइब भी करूँगी आपको फिगर पूरा कि कहाँ पे क्या क्या है। तो ईआर, ये देखिए, जैसे ही देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से आपका पूरे सेल में, कोशिका में आपका एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर पूरे सेल में फैला हुआ है, जिसको हम कहेंगे ईआर, मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द चैनल या नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वैक्यूल्स। ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स का पूरे कोशिका में एक जाल की तरह फैली हुई संरचना होती है। इसमें सिस्टर्नी भी पाया जाता है, जब अलग से पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि 3 मेन कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, वैक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी। तो ये पूरे जाल की तरह फैले हुए स्ट्रक्चर हैं। तो एक तरफ क्या होता है, अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो क्या है, यहाँ मैंने आपका न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, मान लीजिए आउटर
तो ये एक जाल की तरह पूरे कोशिका में फैला हुआ है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस के समय जो राइबोसोम आता है इसी के मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन आने के बाद इसके मेम्ब्रेन पे आने के बाद या सेल्फ भी साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है यानी सिंथेसिस करता है। तो फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारा क्या होता है, ईआर का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। और ईआर में के बारे में एक खास बात आपको ये जाननी है कि ईआर जो है आपका दो तरह का होता है। अगर ईआर मैंने बताया प्रोटीन मतलब प्रोटीन में मदद करता है, यानी सम ऑर्गेनेल्स इज आल्सो प्रेजेंट इन इट्स मेम्ब्रेन, मतलब कुछ ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो इसके मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है। ईआर, तो ईआर के बारे में कुछ ऐसा खास ऑर्गेनेल्स होगा जो प्रोटीन में मदद कर रहा है, इस प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। तो ये खास स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स जो है वो क्या है, राइबोसोम्स, यानी राइबो इन द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर सम फाइन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड राइबोसोम्स। सो मान लीजिए ये ईआर का मेम्ब्रेन है और इस पे फाइन पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, इसका सरफेस जो है, इसका मेम्ब्रेन सरफेस जो है रफ हो जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, रफ ईआर। And which type of ER membrane does not contain any granules, means ribosome, then this type of ER called smooth ER. So ER has two type. टाइप क्या हुआ इसका, मतलब नॉर्मली अगर हम जानेंगे तो ER का दो टाइप हुआ, एक रफ ER और एक स्मूथ ER। तो रफ ER क्या है, रफ ER है मतलब रफ ईआर मतलब हुआ कि जिसपे हमारे राइबोसोम के स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे रफ ईआर, और स्मूथ ईआर जो जिसपे राइबोसोम्स के कोई भी पार्टिकल्स नहीं पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे स्मूथ ईआर। तो इस हिसाब से इस राइबोसोम्स का भी दो फंक्शन हो गया ना, मेन फंक्शन जिसपे रफ ईआर है वो प्रोटीन की संश्लेषण में मदद कर रहा है यानी प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, और स्मूथ ईआर जिसपे नहीं है वो क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल और ये सब का स्टोरेज, कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन, ये सब वैसे कोशिकाओं में ज़्यादा पाया जाएगा और उसमें मदद करेगा सिक्रीशन में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको बहुत सारा नाम है, गोल्जी apparatus भी कहते हैं। तो आपको उससे पहले एक चीज़ और बता दें कि ईआर का फंक्शन क्या हुआ, थोड़ा सा बता दूँ और गोल्जी को स्टार्ट करने से पहले मैं ईआर के फंक्शन को भी कंप्लीट कर दूँ क्योंकि सारे ऑर्गेनेल्स के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा फंक्शन भी बताते जा रही हूँ। तो ईआर क्या है, एक चैनल लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे कोशिका में फैला है। मान लीजिए आप मच्छरदानी रखें, अगर नेट को अगर आप बांध के रखेंगे तो उसका कोई तो शेप नहीं होगा, लेकिन अगर उसको चारों तरफ हैंग कर देंगे तो आपका क्या होगा, मॉस्किटो भी नहीं काटेगा और एक डिफिनिट स्ट्रक्चर। यानी उसी तरह ये सेल में क्या है, सेल को फैला के जो आप जिसको भी कहेंगे मतलब पूरा चारों तरफ स्कैटर्ड है। एक तरफ क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, दूसरे तरफ ये किससे जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इस तरह क्या है, दोनों के मतलब ये आप फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो यानी सबसे पहले क्या हुआ कि ये एक मैकेनिकल सपोर्ट, तो क्या है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है तो इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, साथ ही साथ स्कैटर्ड है, अरेंज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है वो हार्मोन्स हो या एंजाइम प्रोटीन जो भी है वो किसके सहारे हो रहा है, आपके ईआर के थ्रू हो रहा है। उसके बाद जो है हमारा साथ ही साथ टू टाइप्स ऑफ ईआर की वजह से क्या हो रहा है, एक आपका प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है आपका बाइल, कोलेस्ट्रॉल और सिक्रीशन हो रहा है बहुत सारे चीज़ का। अब आइए हम जानते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ हमने बनाया है गोल्जी, आप और भी बना सकते हैं, मैंने दो बनाया है ऐसे सेल में। इसकी संख्या जो होती है 3 से 5 होती है, प्लांट सेल में और भी ज़्यादा होते हैं हमारे। तो ये गोल्जी क्या है, गोल्जी इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, प्लेटेड या प्लेट लाइक तस्तरी नुमा जिसको कहेंगे, यानी एक
थाली के ऊपर दूसरी थाली को आप जैसे सजा दें, यानी इट इज़ द फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक, देखिए, ठीक है। तो इसके भी 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टर्नी जो होता है फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वेसिकल्स। और तीसरा आपका क्या होता है, वैक्यूल्स। ये आप जान जाइए कि गोल्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो भी हमारे एंजाइम्स और जो भी सारे प्रोटीन या आयंस या प्रोटीन आ रहा है या जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो सारे हमारे आके स्टोर कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, इसी के ल्यूमेन में, चाहे वो इसके वैक्यूल्स हो या फिर उसके सिस्टर्नी हो या फिर उसके वेसिकल्स हो। तो ऑल टाइप ऑफ एंजाइम्स, केमिकल्स, प्रोटीन स्टोर्ड इनटू ए, यानी जितने भी आपके केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो आपके स्टोर्ड कंसंट्रेटेड कहाँ होते हैं, गोल्जी बॉडी में। यानी सबसे मेन इसका फंक्शन क्या हुआ, ये एक ट्रैफिक पुलिस है सेल्स का, जो सबको बताता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो यानी ये इसका फंक्शन क्या हुआ, मेन फंक्शन क्या हुआ, मेन फंक्शन इसका है कि ये क्या करता है, किसमें मदद कर रहा है, सेल सिक्रीशन में आपका मदद कर रहा है, बहुत सारे सिक्रीशन में मदद कर रहा है। टारगेटिंग, इसमें टारगेट ये क्या करता है, प्रोटीन का टारगेटिंग भी करता है, साथ ही साथ क्या करेगा, स्टोरेज पैकेजिंग ऑफ आपके जो भी केमिकल्स हैं जो इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं वो पैकेज स्टोर करेगा। और जब सेल में जब किसी ऑर्गेनिल्स को ज़रूरत पड़ेगा तो वो उस समय उसका सिक्रीशन करेगा, तो इसीलिए ये सेल सिक्रीशन में मदद करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं गोल्जी के बाद इन न्यूक्लियर इन्वॉल्व। तो ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व के बारे में आपको पहले ही बता दिए हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो इंडोनर्वस सिस्टम में हमारा क्या होता है, आप देख ही रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारा कोई भी चीज़, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारा क्या निकला, यार, ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, यार निकला, और यार के आसपास ही हमारा क्या है, गोल्जी। तो ये आपका इंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स में, जिसको हम कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले आते हैं लाइसोसोम्स पे। लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम स्मॉल वेसिकल्स पार्टिकल्स है, छोटा सा एक पार्टिकल्स है जो क्या करता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कराता है। और हाइड्रोलाइटिक टाइप ऑफ एंजाइम्स क्या आता है, स्मॉल छोटा सा सेल, जैसे देखिए ये क्या है, लाइसोसोम्स, मैंने यहाँ बनाया है लाइसोसोम्स के बारे में। ये देखिए छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स लाइक पूरे सेल में स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कह रहे हैं, ये लाइसोसोम्स है हमारा, ठीक है। तो पहले तो ये जान जाइए कि गोल्जी लाइसोसोम्स का निर्माण क्या कर रहा है। तो लाइसोसोम्स जो है किससे बनता है, आपके स्मॉल वेसिकल्स ऑफ गोल्जी, यानी गोल्जी बॉडी जो है उसका बहुत सारा फंक्शन है, मैंने बताया, सेल सिक्रीशन, स्टोरेज, कंसंट्रेशन, सेल टारगेटिंग। साथ ही साथ लाइसोसोम्स जो है फॉर्म होता है गोल्जी से, पैप्सिसोम्स भी फॉर्म होता है गोल्जी से। तो लाइसोसोम्स क्या है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स है जो क्या है पूरे सेल्स में प्रेजेंट है, और सेलुलर मतलब सेल का आंतरिक मतलब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कराता है। इसके बारे में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बाई चांस एक बस्ट मतलब ये फट जाता है तो ये पूरे इसमें इतने छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, और बाई चांस अगर ये ब्रस्ट हो जाता है तो ये पूरे सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, आपका सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मतलब कोशिका का आत्महत्या की थैली, किसको कहते हैं, लाइसोसोम्स, ठीक है। ये इसका फंक्शन हुआ, यानी ऑटोलाइसिस कराएगा कौन, हमारा कराता है सेल का आपका लाइसोसोम्स। उसके बाद पैप्सिसोम्स लाइसोसोम्स की तरह ही है, ये भी गोल्जी बॉडी से ही निकला है, गोल्जी बॉडी के ही वेसिकल से फॉर्मेशन हुआ है। पैप्सिसोम्स लाइसोसोम से छोटा पार्टिकल्स होता है, और ये पैप्सिडेज नाम एंजाइम्स को रखता है जो आपका क्या कराता है, पैप्सिसोम्स का फॉर्मेशन कराता है। उसके बाद आया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो कोशिका का सेल का रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कोशिका का जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसकी वजह से होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने बहुत जगह माइटोकॉन्ड्रिया के बनाया है, फिगर देखिए, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है इनटू द साइटोप्लाज्म। इट इज द सेट लाइक, रिबन लाइक, फ्रिल लाइक, फाइब्रिल्स लाइक। एक माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बना के देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन का एक लेयर है। ये जैसे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन लेयर है। और इनर मेम्ब्रेन इसकी क्या होती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, जिसका एक फॉर्मेशन करता है। इस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हुआ और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी इज द डबल मेम्ब्रेनल, ये भी डबल मेम्ब्रेन वाला सिस्टम है। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, जिसको हम कहेंगे क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी पे एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं आपके F1 पार्टिकल्स, फर्डानेंट मोरन पार्टिकल्स, इसको साइंटिस्ट ने कहा खोजा था। तो इसलिए F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, मोरन पार्टिकल्स भी कहते हैं। साथ ही साथ इसके मैट्रिक्स में हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे डीएनए भी कंटेन करता है, आरएनए भी कंटेन करता है, राइबोसोम भी कंटेन करता है और प्रोटीन्स भी कंटेन करता है। यानी जिसके पास, जिस सेल ऑर्गेनेल्स के पास डीएनए, अपना खुद का डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन्स हो, एंजाइम्स हो, तो वो अपना खुद का निर्माण कर सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑटोजोमल ऑर्गेनेल्स। और साथ ही साथ अल्टमान ने इसके बारे में ये भी कहा था कि इट इज़ द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको कोशिका का हम ऊर्जा का ग्रीक कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। यानी सेल को जो पूरे वर्क, सेल के हर ऑर्गेनेल्स को वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए या रेस्पिरेशन चाहिए, वो किसकी वजह से हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो रहा है। ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है ये कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो जैसे आपका सेल विभाजन करके, डिवीजन करके 1 से 2 सेल बना लेता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, इसके पास खुद का ऑर्गेनेल्स होने की वजह से वो क्या करता है, अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो आपका क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ईटीसी जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये सारे प्रोसीजर की वजह से ये एटीपी का संश्लेषण करता है, यानी एटीपी का फॉर्मेशन करता है और इसी तरह वो क्या करता है, पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम लोग आते हैं उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद वैक्यूल्स। यहाँ मैं आपको वैक्यूल्स बनाई हुई हूँ, आपको दिखा रही हूँ, मान लीजिए वैक्यूल्स है। तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो है आपका बहुत ही बड़ा नहीं होता, प्लांट सेल में इस बहुत ही बड़ा साइज का होता है वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स का मेन काम क्या है कि इसके जो भी है, मतलब आपका जैसे आप पढ़े होंगे, इसके अलावा वैक्यूल्स के, नॉर्मल वैक्यूल्स के अलावा फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी पाया जाता है। फूड वैक्यूल्स जो है फूड को स्टोर करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो है आपका स्लो रेगुलेशन में मदद करता है, जैसे कि आपके जो भी प्रोटोजोन्स हैं, एमीबा पढ़े होंगे, एमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा ही स्लो रेगुलेशन का प्रोसीजर तो होता है। तो उसके बाद हम आते हैं प्लास्टिड भी आपका एनिमल सेल डज नॉट कंटेन प्लास्टिड, लेकिन सम एनिमल सेल विच कंटेन प्लास्टिड। मोस्टली प्लास्टिड हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह आपका स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, जितने भी पेड़ पौधे, जैसे क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने प्लांट्स में पढ़ी, तो ग्रीन कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो वो क्लोरोफिल्स में प्रेजेंट होने की वजह से। तो उसका मेन काम क्या है प्लांट्स में, वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। एनिमल सेल्स में, हर सभी सेल्स में प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। अब हम आते हैं नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी वैसे सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे हमारे कोशिकाओं के अंग, सेल ऑर्गेनेल्स जिसके पास कोई मेम्ब्रेन ना हो। तो ऐसे में हमारा आता है क्या, आपका बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, जैसे राइबोसोम है, एलास्टिक
मेम्ब्रेन्स है, आपको सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स है। सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स मीन्स इनएक्टिव सेल्स। इनएक्टिव ग्रैन्यूल्स, इनएक्टिव सेल्स नहीं, इनएक्टिव ग्रैन्यूल्स यानी जो आपके इनएक्टिव फॉर्म में है और एक्टिवेशन के बाद ये क्या करते हैं, आपको क्या करेंगे, वो सिक्रेशन करेंगे और किसी भी प्रोसीजर को वो स्टार्ट करेंगे। इरागेस्टिक सब्सटेंस मीन्स होता है आपका अनवांटेड, जो भी सेल के अंदर मान लीजिए जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सेल के बाहर जाएगा सेल सिक्रेशन से, या फिर आपका एक्सोसाइटोसिस वेसिकल्स के रूप में बाहर जो भी है। तो जो अनवांटेड हमारा जो मटेरियल है या फूड मैटेरियल्स है या डेड मटेरियल है सेल के अंदर, उसको हम एरागेस्टिक सब्सटेंस कहते हैं। तो राइबोसोम्स के बारे में जान लेते हैं। राइबोसोम्स भी क्या है? राइबोसोम जो है, आप बार बार कब से मैं बहुत बार राइबोसोम्स का नाम ली, न्यूक्लियोलस से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर के मेम्ब्रेन तक मैंने बताया कि राइबोसोम जो है आपका स्मॉल पार्टिकल्स है जो क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस करा रहा है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए राइबोसोम का होना बहुत जरूरी है। राइबोसोम्स स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, ये दो तरह का होता है, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स एंड 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इसकी भी दो सब यूनिट होती है आपका 60 एंड 40S, और इसकी 50S एंड 30S। ठीक है, अब ये एडिशन से आप मत सोचिएगा कि 60 और 40 किए तो 100 हो गया और यहाँ 50 और 30 किए तो 70 हो गया। इसका भी एक खास फंक्शन है, जब मैं आपको बताऊंगी तो बताएंगे कि ये सब यूनिट जो है 80 कैसे है, 70 कैसे है। जब राइबोसोम्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसमें ये डिस्क्राइब करूँगी। तो राइबोसोम्स क्या है? प्रोकैरियोटिक, नॉर्मली हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, एंड बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम्स हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। After that, cytoplasmic fibrils and cytoskeleton. Cytoplasmic fibrils और cytoplasmic skeleton मतलब साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो फाइबर्स है, फाइब्रिल्स है, हम ऐसे आपको दिखा नहीं सकते हैं। हम एनिमेटेड वीडियोस जो आपको बताएंगे, दिखाएंगे, उसमें मैं आपको ये डिस्क्राइब करते हुए दिखाऊंगी भी। और साथ ही साथ आपका क्या है, आपका साइटोस्केलेटन यानी कोशिका की हड्डी। हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हमारे शरीर में भी मतलब स्केलेटन है। तो हम सबसे पहले जानिए कि सेल जो है यूनिक इसलिए है क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि इसके पास अपना सारा, ये कोशिका ही एक ऐसा चीज था, लिविंग थिंग विच सबसे छोटी इकाई जो पाई जाए, जिसमें उसके सारे खुद के अपने ऑर्गेनिल्स मीन्स कोशिका का अपना सारे अपने ऑर्गेनिल्स मीन्स अंग थे, सेल ऑर्गेनिल्स थे। जैसे देखिए हम ही लोग का देखिए, आँख था, ब्रेन था। ब्रेन हम क्या कहें, न्यूक्लियस कहें, हमारे पास ब्रेन में ऑफ द सेल क्या है, वो न्यूक्लियस है। हमारा मुंह खाने डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम कौन है, लाइसोसोम्स है। रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो सेल का रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन करा रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। हमारी स्टोरिंग प्रोसीजर जो भी हो रही है, तो उसी तरह सेल का स्टोरिंग, हमारे पास स्टोर रूम होता है, सामान को रखने के लिए ज़रूरत पड़ता है तो हम देते हैं। वैसे सेल का स्टोरिंग रूम कौन है, आपका गॉजी बॉडी है। तो हर एक को, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल को ही यूनिट कहें, क्योंकि इसके पास अपने सारे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हैं। तो लास्ट ऑफ ऑल आई डिस्क्राइब अबाउट द साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल्स एंड साइटोस्केलेटन। तो साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल्स और साइटोस्केलेटन क्या करता है, पूरे सेल के ऑर्गेनिल्स, साइटोप्लाज्म में वो फैला हुआ है और पूरे सेल ऑर्गेनिल्स को का एक हड्डी के रूप में, स्केलेटन के रूप में है, जो क्या करता है, सेल ऑर्गेनिल्स को अपने थिक फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करके रखता है, एक लैटिक्स की तरह, जिसको हम क्या करेंगे, जिस लैटिक्स से वो कनेक्ट करता है, इंटरकनेक्टेड करता है फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुलर लैटिक्स, जिसकी वजह से वो सेल आपका साइटोप्लाज्म में इधर से उधर मूव, हर ऑर्गेनिल इधर से उधर सस्पेंड होगा, मूव कर पाएगा। साथ ही साथ देखिए मैंने एक चीज़ और इस फिगर में आपको दिखाया है, माइक्रोविलाई प्लाज्मा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, तो माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ दिखाया है, डेस्मोजोम्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ जैसे मैंने ये माइक्रोविलाई बनाया है और फिर एक सेल बना दिया है, और ये जो मैंने ऐसे किया है, ये इसका मतलब दूसरा सेल है।
ठीक है। और ये कंप्लीट सेल है, और इस बीच दो सेल के बीच में मैंने क्या बनाया है, डेस्मोसोम्स। तो ये माइक्रोविलाई और डेस्मोसोम्स क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कॉम्बिनेशन दिखाया और बीच में इंटरडाइजेशन, जिसमें हम दिखा सकते हैं कि दोनों कोशिकाएं जो हैं सेल, दो कोशिकाएं कैसे एक दूसरे से ज्वाइंट है। यानी जैसे हम क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जो सिक्रेशन होगा, एक सेल से दूसरे सेल में जो चीज़ की इंटेंस और एक्सिस्टेंस होगी, तो ये सब उसके क्या है एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको फिगर में सीलिया भी दिखाया है, क्योंकि एक टिपिकल सेल में हमारा माइक्रोविलाई भी पाया जाता है। जैसे हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जहाँ सिक्रेशन ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो एब्जॉर्प्शन वाले एब्जॉर्प्टिव सेल में माइक्रोविलाई जो होता है वेल डेवलप होता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दिखाया आपको सीलिया दिखाया है, जो क्या है लोकोमेटिव, मतलब सेल को लोकोमेशन में और शिफ्ट कराने के लिए भी मदद करता है। बैक्टीरिया में फ्लैजिला है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड टाइप का होता है ये। इसके लिए जहाँ से ये सीलिया का, अगर मान लीजिए हम ये एक मेम्ब्रेन बना और जहाँ से ये सीलिया हुआ मान लीजिए, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जिस बेस के पास ही निकलता है उसको बेसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, और उसी को हम क्या कहेंगे ब्लेफरोप्लास्ट, और ये इसका रूट है। ठीक है, जैसे हेयर हमारा रूट है होता है और आपको हेयर बाहर दिख रहा है, वैसे ही सेल जो है सीलियम जो है वो सेल के बाहर दिखता है, ब्लेफरोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिख रहता है, और रूट ऑफ सीलियम जो है आपका, ये इसका रूट है सीलिया का। तो इस तरह हम एक टिपिकल एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में आज जाने हैं, थोड़ा थोड़ा इसके फंक्शंस के बारे में जाने हैं। अब अपने नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो पूरे आपके हर एक ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर एक ऑर्गेनेल्स का, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, आपके लाइसोसोम्स हो, हर ऑर्गेनेल्स का अलग अलग डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, बाय।